बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में हम CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 की सेकंड असाइनमेंट का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो कि इस असाइनमेंट को अपलोड करने के हवाले से है कि आपने इस असाइनमेंट को .doc फॉर्मेट या इस एक्सटेंशन के साथ, यानी कि आप इसको वर्ड MS वर्ड की फाइल में इसको आप सबमिट करवाएंगे। कोई भी अदर एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट आप इसमें फॉलो नहीं करेंगे। और सेकेंडली ड्यू डेट से पहले आपने इसको सबमिट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड की गई है, उसके हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, आपने उसको फॉलो लाजमी करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फाइल आपकी करप्ट नहीं होनी चाहिए या ऐसी फाइल ना हो जो बाद में ओपन ना हो। तो आपने असाइनमेंट अपलोड करने के बाद हमेशा उसको डाउनलोड किया करें और चेक कर लिया करें आपने करेक्ट फाइल अपलोड की है, कोई बाई मिस्टेक अदर फाइल तो अपलोड नहीं हो गई या फाइल कोई करप्ट नहीं है। ओपन ना होने की सूरत में आप उसको अगेन भी सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट ये है कि आपकी असाइनमेंट इंटरनेट या हैंड आउट से कहीं और से कॉपी ना हो। मेरा ख्याल है कि लास्ट ये जो यहाँ पे गाइडलाइन है ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी इस असाइनमेंट में, क्योंकि ये असाइनमेंट इस तरह की है कि इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें एज इट इज तमाम स्टूडेंट्स की 100% सेम असाइनमेंट होगी। तो आप देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 मार्क्स का आपका एक ही क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज अ सूटेबल नेम टर्म्स अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन गिवन इन द बिलो टेबल। आपके पास जहाँ पे कुछ टर्म्स नेम दिए गए हैं, उनका इंडेक्सेस दिए गए हैं साथ, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें आपने इनको मैच करना है टर्म्स को इन डिस्क्रिप्शन के साथ जो कि टेबल में दी गई हैं। और यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ओनली इंडेक्स नंबर्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपसे ऊपर भी कहा था कि इंस्ट्रक्शन हैं कुछ इसको फिल करने के हवाले से कि आपने ओनली इंडेक्स नंबर मेंशन करना है। नो अल्फ़ाबेट, आपने अल्फ़ाबेट नहीं कोई इंटर करना, यानी कि आप उसमें इंडेक्स जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे नंबर्स, और उसमें आप कोई स्टेटमेंट या टर्म का नेम नहीं यहाँ पे लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे भी दो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्रिएट एनी अदर आंसर शीट फॉर्मेट, आपको क्या होगा 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप कोई और फॉर्मेट में इसमें ऐड कर लेंगे। और सेकंड ये है कि आप अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर कोई भी इंटर करेंगे यहाँ पे, बजाय इसके कि आप एक न्यूमेरिकल इंडेक्स नंबर इंटर करें। तो आपने यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर इस तरह इंटर करना है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ये इंडेक्स नंबर 6 पर मौजूद टर्म्स के साथ मैच कर रही है, तो आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना कि रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप या RET, बल्कि इसके लिए आप 6 लिखेंगे। और 6 भी आपने नंबर्स में लिखना है, आप इस तरह 6 नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपको उसके साथ उसके रेफरेंस आपके हैंडआउट्स में से दूंगा ताकि आप लोगों को कंफर्म हो सके आपके तमाम आंसर जो हैं वो ठीक होने चाहिए इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास वही क्वेश्चन में यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर दिया हुआ है जो कि ऊपर हम रीड आउट कर चुके हैं। ये टर्म्स हमारे पास 1 से लेकर 13 तक डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे दी गई हैं और उनको 1 से 13 तक इंडेक्स किया गया है। नीचे हमारे पास टेबल मौजूद है जिसको हमने फिल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। और इन टर्म्स के मैंने रेफरेंसेस आपको यहाँ पे पेज नंबर के साथ प्रोवाइड किए हैं जो आपके हैंड आउट्स के पेज नंबर्स हैं, ठीक है। आपकी ये असाइनमेंट लेक्चर नंबर 10 से 15 तक थी, तो यहाँ से पेज 40 से लेकर 68 तक पेज का कंटेंट में से ये आपके तमाम जितने भी टर्म्स हैं उसमें मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास टेबल में जो स्टेटमेंट दी गई है उसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं। The maintainability of a product can be monitored with the help of this cost oriented metric, ठीक है। तो हमने इस ऑप्शन के लिए, इस डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ से टर्म को चूज़ करना है जो कि मैंने यहाँ से इंडेक्स नंबर 3 चूज़ की है। और उसमें हमारे पास जो टर्म है वो है स्पॉइलेज, ठीक है। पेज नंबर 68 पर मौजूद है। हमने यहाँ पे हैंडआउट्स को ओपन किया है और उसमें से पेज नंबर 68 पे हम देख लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। A cost oriented metric used to assess maintainability is called spoilage, ठीक है। तो हमने इसको कंफर्म कर लिया है कि ये 3 इंडेक्स पर मौजूद जो स्पॉइलेज है इसकी डेफिनेशन इस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रही है बिल्कुल 100%। तो हम यहाँ पे इसका इंडेक्स लिख देंगे 3। नेक्स्ट वन है द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटीज, ठीक है। हमने इसके लिए 11th इंडेक्स चूज किया। 11th इंडेक्स पे हमारे पास जो टर्म मौजूद है वो है करेक्टनेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये करेक्टनेस पेज नंबर 68 पे मौजूद है। तो हम यहाँ से देखेंगे द करेक्टनेस इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स फंक्शन
सेम वही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे टेबल में मौजूद है, द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर 11 यानी कि इस करेक्टनेस को यहाँ से चूज किया है। मैंने इसका रेफरेंस भी यहाँ पे साथ प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू करेक्ट अ डिफेक्ट आफ्टर इट इज डिलीवर्ड टू द एंड यूजर। हम जब एंड यूजर को प्रोडक्ट दे जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपना डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई होता है तो हम उसको मेंटेन करने के लिए, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए जो कॉस्ट पेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं। इसके लिए भी हमने इंडेक्स 3 यानी कि स्पॉइलेज को ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और ये पेज 68 सेम पेज पर मौजूद है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं जी। It is defined as the cost to correct defects encountered after the software has been released to the user। हमने यूज़र को, एंड यूज़र को जब सॉफ्टवेयर हमने रिलीज़ कर दिया, उसको डिप्लॉय कर दिया वहाँ पे, उसके बाद अगर उसमें उसको डिफेक्ट इनकाउंटर कहते हैं, आपको डिफेक्ट आइडेंटिफाई होते हैं, तो फिर आप उसको जो करेक्ट करने पे आपकी जो कॉस्ट आएगी वो यही स्पॉइलेज टर्म ही उसके लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम किसके साथ मैच करेंगे। टर्म 9th इंडेक्स पर मौजूद है जी, 9th इंडेक्स पर मौजूद है जी, एडेप्टेशन फैक्टर्स पेज 68 है। ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं पेज 68 पे, ये देखें एडेप्टेशन के फैक्टर्स मौजूद हैं, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, और इसको हम यहाँ से इंटरऑपरेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी और थर्ड वन थी पोर्टेबिलिटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको चूज कर रहे हैं। अडेप्टेशन के फैक्टर्स जो हैं 9th जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट है ये मैकेनिज्म यूज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ अ सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर का साइज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं। इसके लिए हमने इंडेक्स यूज किया है 8 इंडेक्स पे जो टर्म मौजूद है वो है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, पेज 40 पर मौजूद है, तो यहाँ से हम पेज 40 पे मूव करते हैं। ठीक है, और ये देखें साइज जो हम सॉफ्टवेयर का फाइंड आउट करते हैं वो फंक्शन पॉइंट के साथ कहते हैं। बेसिकली ये जो फंक्शन पॉइंट का टॉपिक है काफ़ी लेंथी है, आपके 2 से 3 लेक्चर इस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए वो लेक्चर्स आप लाजमी सुनिएगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 9 से स्टार्ट करके ऑनवर्ड लेक्चर 10 भी देखें आप स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ये फंक्शन पॉइंट काउंटिंग प्रोसेस पे है। इसी तरह 9th में भी इसी ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ये टॉपिक, तो हमने इसको चूज़ किया है साइज आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शन पॉइंट को, और ये हमने इंडेक्स चूज कर लिया इसके अकॉर्डिंगली 8। ठीक है, नेक्स्ट वन है इट्स प्रोसेसिंग लॉजिक contained at least one mathematical formula or it will generate some derived data. It also has the capability to change the behavior of the system. तो अब ये टर्म जो हमारी है इसके लिए हमने 12th जो इंडेक्स है उस पर मौजूद टर्म को यूज किया है एक्सटर्नल आउटपुट्स। जी, एक्सटर्नल आउटपुट के हमारे पास पेज नंबर 49 मौजूद है। जी, एक्सटर्नल आउटपुट में हमारे पास ये देखिए द प्रोसेसिंग लॉजिक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन मैथमेटिकल फार्मूला और कैलकुलेशन और क्रिएट ड्राइव्ड डाटा, और एन एक्सटर्नल आउटपुट में आल्सो कंटेन वन और मोर ILFs और अल्टर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम का बिहेवियर चेंज कर सकता है, ड्राइव डाटा भी, और वन मैथमेटिकल फार्मूला। हमें तीनों चीज़ों से यहाँ से क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि ये सेम यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, contains at least one mathematical formula, generates some derived data, capability to change the behavior of the system। आप चेंज कह लें, अल्टर कह लें, उसमें चेंजेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी। ठीक है, इसके लिए हमने इंडेक्स 10 चूज किया है। इंडेक्स 10 पे हम देख लेते हैं रिवीजन फैक्टर्स पेज 68। जी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी रिवीजन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको चूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, हमारे पास ये यूनिक यूजर रिकग्नाइजेबल और नॉन रिपीटेड फील्ड मेंटेन इन एक्सटर्नल फॉर्म द ILF और EIF थ्रू एन एलिमेंट्री प्रोसेस। तो इसके लिए हमने 5th इंडेक्स पे मौजूद टर्म को चूज किया है। 5th इंडेक्स पे हमारे पास टर्म मौजूद है डाटा एलिमेंट टाइप DET, पेज नंबर 54 पे हम इसको यहाँ से मैच कर लेते हैं। जी, पेज नंबर 54 पे मौजूद है डाटा एलिमेंट टाइप इज यूनिक यूजर रिकग्नाइजेबल एंड नॉन रिपीटेड फील्ड। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है
unique user recognizable and non-repeated field maintained in external are extracted from the ILF and EIF through an elementary process। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से इसको मैच करते हुए इसको यहाँ से ये DET डेफिनेशन में ले रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, इट्स प्रोसेसिंग लॉजिक contain no mathematical formulas or any derived data, neither the internal logical file is maintained during the processing nor it is the behavior of the system change। ये बिल्कुल इस स्टेटमेंट के अपोजिट है। यहाँ पे हमने देखा था कि एटलीस्ट वन मैथमेटिकल फार्मूला और ड्राइव डाटा भी एग्जिस्ट कर रहा था और नेक्स्ट वन तक सिस्टम का बिहेवियर भी वो चेंज कर सकता था। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है और इसके लिए हमने टर्म 13 चूज की है और इसमें देख सकते हैं पेज 49 पर मौजूद है एक्सटर्नल इंक्वायरी। तो यहाँ से हम 49 पेज पे मूव करते हैं जी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें द प्रोसेसिंग लॉजिक contain no mathematical formula or calculations or create no derived data, no ILF is maintained during the processing, nor the behavior of the system altered। ना सिस्टम का बिहेवियर चेंज होगा, ड्राइव डाटा भी नहीं है, नो मैथमेटिकल फार्मूला। सेम जहाँ पे हमने इसको साथ मैच कर लिया है तो यहाँ पे हम चूज करेंगे एक्सटर्नल इंक्वायरी। ठीक है, जो कि 13th इंडेक्स पर मौजूद है, हमने यहाँ से देखा है इसको जी, एक्सटर्नल इंक्वायरी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है, अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा मेंटेन्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ एप्लीकेशन दैट इज आइडेंटिफाइबल टू द यूजर। इंडेक्स नंबर 4 पे टर्म देखते हैं कौन सी मौजूद है जी, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स ILF। ठीक है, पेज 42। ये इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन मेंटेन विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन। सेम स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, लॉजिकल रिलेटेड डाटा मेंटेन विद इन द बाउंड्री ऑफ एन एप्लीकेशन दैट इज आइडेंटिफाइबल टू द यूजर। तो सेम स्टेटमेंट है हमारे पास। कौन सी टर्म इसलिए यूज हो रही है, ILF, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉफ्टवेयर बीइंग मेजर्ड एंड द यूजर। It's the conceptual interface between the internal application and the external user world। ठीक है, इस पे इंडेक्स 2 पे हमारे पास मौजूद है जी टर्म एप्लीकेशन बाउंड्री और ये इसके लिए हमारे पास पेज नंबर 42 है दे रेफरेंस। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो मेरा ख्याल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। इट्स इंडिकेट्स द बॉर्डर बिटवीन द सॉफ्टवेयर बीइंग मेजर्ड एंड द यूजर। इट इज द कंसेप्चुअल इंटरफेस बिटवीन द इंटरनल एप्लीकेशन एंड द एक्सटर्नल यूजर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, मेरे ख्याल है अभी इसमें से कुछ स्किप हो गई क्योंकि ये 13 इंडेक्स यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। तो हम चलें इसको दो इंडेक्सेस को देख लेते हैं। पहले यहाँ पे 7th इंडेक्स पे मौजूद था, एन इंटरनल लॉजिकल फाइल और एन एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल मेंटेन्ड बाय द ट्रांजैक्शनल फंक्शन। ठीक है, तो हम इसके लिए 7th इंडेक्स पर मौजूद जो टर्म है उसको यूज कर रहे हैं, फाइल टाइप रेफरेंस FTR, पेज 54 जी। फाइल टाइप रेफरेंस में क्या है जी, इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल रीड बाय द ट्रांजैक्शनल फंक्शन। तो इसके लिए हमने चूज किया हुआ है इसी को, FTR पेज 54 पे। तो ये देख सकते हैं, इंटरनल लॉजिकल फाइल आर एन एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल मेंटेन बाय द ट्रांजैक्शनल फंक्शन। तो इसके लिए सेम स्टेटमेंट हमारे पास FTR की डेफिनेशन में मौजूद है। तो हम इसमें ये 7th इंडेक्स पर मौजूद FTR को चूज कर रहे हैं। It includes all the functionalities being added, modified and deleted without having an impact over the boundary of the application। जी, तो इस स्टेटमेंट के लिए हमने फर्स्ट इंडेक्स पे मौजूद टर्म को चूज किया जो कि इनहेंसमेंट काउंट है, पेज 41 पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम पेज 41 पे मूव कर रहे हैं जी। यहाँ पे ये दी गया है इसकी डेफिनेशन, द एप्लीकेशन बाउंड्री इज बेसिकली द सिस्टम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम एंड डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ द काउंट। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी वो डेफिनेशन जो इसके साथ मैच करी। इट इंडिकेट्स द बॉर्डर बिटवीन द सॉफ्टवेयर बीइंग measured and it is conceptual interface between the internal application and the external user world। It depends upon the user external view of the system and independent the sorry हमारे पास ये टर्म है जी 41 पेज पे जी।
इन्हेंसमेंट काउंट, ये है, हमने इसको देखना था, सॉरी। An enhancement function point count includes all the functions being added, changed and deleted. The boundary of the application impacted remains the same. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही स्टेटमेंट है, it includes all the functionalities being added, modified and deleted without having an impact over the boundary of the application. के एप्लीकेशन के बाउंड्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और हम इसको ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाइड और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम यहाँ पे डेफिनेशन है कि इट इंक्लूड्स ऑल द फंक्शन बीइंग एडिड, चेंज या मॉडिफाइड कह लें, और डिलीटेड, द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन इम्पैक्टेड रिमेन्स द सेम। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये 13 पॉइंट 2 बार आ रहा था, हमने पहले यहाँ से देखा था, तो बाई मिस्टेक हम यहाँ पे मूव कर गए थे, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इट इज प्राइमरली यूज्ड टू ड्राइव डाटा टू अ यूजर through the retrieval of data or control information from an internal logical file or an external interface file. तो थ्रू द लॉजिकल रिट्राइवल ऑफ डाटा, यहाँ पे हमने इस टर्म को देखना है। 13th हमने पॉइंट चूज किया हुआ है और इसके लिए जो पेज नंबर है जो हमारे पास 49 है। जी, हमने चूज किया इसमें 13 पॉइंट पे जी हमारे पास है एक्सटर्नल इंक्वायरी। तो देखें, एक्सटर्नल इंक्वायरी में मुझे मौजूद है कि द प्राइमरी इंटेंट ऑफ एन एक्सटर्नल इंक्वायरी इज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे लिए यही टर्म यूज हो रही है कि प्रोसेसिंग भी कंटेन्स नीचे, इट्स प्राइमरी यूज टू डिलीवर द डाटा टू अ यूजर। डिलीवर कह लेंगे आप उसको, प्रेजेंट कह लें यूजर को, थ्रू द रिट्राइवल ऑफ डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर थ्रू अ रिट्राइवल ऑफ डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ILF और EIF। ठीक है, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट है, तो हमने इसके अकॉर्डिंगली चूज किया है ये 13 यानी कि एक्सटर्नल इंक्वायरी वाले इस टर्म को, इस पॉइंट को। ये हम देख चुके हैं 4th नंबर पे, इसका मैंने रेफरेंस दे दिया आपको। और ये इसके बाद हमने ये भी देख लिया है, इट रिप्रेजेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन। और लास्ट वन हमारे पास बच गया है जी 6th पॉइंट जो है इंडेक्स पे मौजूद है। इसमें ये जो ऑप्शनल एंड मैंडेटरी आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ डाटा एलिमेंट्स विद इन एन इंटरनल लॉजिकल फाइल और एन एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। 6 पॉइंट हम देखते हैं, ये 6 पॉइंट पे हमारे पास कौन सी टर्म मौजूद है, रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप, RET, रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप, पेज नंबर 46। जी, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A record element type is a user recognizable subgroup of data elements within ILF or EIF. There are two types of subgroups, optional and mandatory. तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है लास्ट में वो सेम स्टेटमेंट है, optional and mandatory are two subgroups of data elements within ILF or EIF। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने तमाम जितनी भी हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई थी, सेंटेंसेस दिए गए थे, उसको हमने इन टर्म्स के साथ कंपेयर किया है। उसके रेफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे पेज नंबर के साथ प्रोवाइड कर दिए ताकि आप इसको खुद भी रीड आउट करके कंफर्म कर सकें, और ये कंप्लीट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया। अब आपने इसकी सबमिट फाइल कौन सी करनी है, सिंपली आप यहाँ पे ये टर्म्स ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने रेफरेंसेस एक्स्ट्रा लिख दिए, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे सिर्फ ये आपका टेबल सेम एज इट इज़ मौजूद होना चाहिए। आपने सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में इंडेक्सेस को मेंशन करना है जो कि इन टर्म्स के अगेंस्ट हैं, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखी गई है। तो आपने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करना, ना आपने फॉर्मेटिंग करनी है, कोई कलर, कोई फाउंड, ये वो कुछ भी आप चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर्स मेंशन करते जाएंगे जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए हैं और उनका रेफरेंस पे प्रोवाइड कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।